गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये। इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स स्टार्टिंग से क्लियर किया। फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया था हम लोगों ने चार्जेस, कि चार्जेस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो पढ़ा था हम लोगों ने। फिर चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद चार्जेस की प्रॉपर्टी के अंडर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस भी पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कूलम्ब्स लॉ। इसकी वीडियो आपसे मिस हो गई होगी, इसकी वीडियो भी हम लोग अपलोड करेंगे। आज का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स का जो लॉ है वो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ अगर आपको नहीं पता है तो हम रिवीजन के तौर पर आपको कूलम्ब्स लॉ बता दें कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ में टू चार्जेस यदि r डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं तो उनके बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अप्लाई होता है, मींस एक अट्रैक्शन और रिपल्स, ये दो फोर्स अप्लाई होते हैं। ये सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्स होगा, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। दोनों ही कंडीशंस में एक फोर्स अप्लाई होता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्स का हो। दोनों ही कंडीशंस में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस फोर्स की वैल्यू कूलम्ब्स ने फाइंड करके डिफ़ाइन की कि ये जो फोर्स होता है इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे कूलम्ब फोर्स भी इसे रखा। तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। तो ये फोर्स कूलम्ब्स ने डिफ़ाइन किया कि टू चार्जेस जो r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस r होती है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स f इज़ प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम लोग तो एक कांस्टेंट आया करता है। यहाँ पर कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ध्यान से देखिए, इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं इसे। अब इसका तात्पर्य क्या है, ये नया शब्द आपके लिए आया होगा, ध्यान से समझें। निर्वात की वैद्युशीलता यानी निर्वात में आवेश के गमन करने की क्षमता। निर्वात में, निर्वात का मतलब समझते हैं आप, जहाँ पर कोई वायु ना हो, कोई गैस ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। तो यहाँ निर्वात और वायु दोनों के लिए लिया गया है, क्योंकि निर्वात तो हम या तो स्पेस में जाएं, तो स्पेस में जाना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक, या पॉसिबल है भी तो हम वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो जो यहाँ पर एयर होता है उसे ही हम स्पेस ले लेते हैं कि ये स्पेस है हमारे लिए। मोस्टली कोशिश ये की जाती है कि वहाँ पर कोई अनदर गैसेस ना हो। तो एयर अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो होगी निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी वहाँ पर चार्जेस को मूव करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक।
तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर इन टू चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम आ जाए, अब मीडियम कैसा, मीडियम जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जिसका, मीन्स जैसे आपने पढ़ा है चालक और कुचालक पदार्थ, तो यहाँ कुचालक पदार्थ हम लोग एक रख देते हैं, ठीक। तो कुचालक पदार्थ में आपका जैसे दफ्ती हो गया, कागज़, मोम, ग्लास, ये सब हमारे कुचालक पदार्थ हैं। तो टू चार्जेस के बिटवीन अगर ये मटेरियल कुछ रख दिया जाए तो इनके बिटवीन जो फोर्स है वो इफ़ेक्टेड हो जाता है। तो क्या इफ़ेक्टेड हो जाता है, उसकी वैल्यू ये हो जाती है कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। के क्या है, के है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसका, जो मीडियम आपने वहाँ पर बिटवीन में प्लेस किया है। और वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, आप ग्लास रख सकते हैं, थर्माकोल रख सकते हैं, मोम रख सकते हैं एंड अदर, सबके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होते हैं। तो ये डिफ़ाइन भी किया गया है कि किसके कितने होते हैं, तो उसकी एक लिस्ट हम आपको दे देंगे। आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के देखा आपने। अब इस एप्सिलॉन नॉट और के, इन दोनों को अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ हम एप्सिलॉन कह सकते हैं। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन को कहते हैं यहाँ माध्यम की वैद्युतशीलता, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को आपको बता ही दिया कि ये फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, और इसकी वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 9 इंटू 10⁹ है। यहाँ से हमको अगर एप्सिलॉन नॉट लेना है तो एप्सिलॉन नॉट को राइट हैंड साइड ले जाएं और 9 इंटू 10⁹ को लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएं तो 1 के अपॉन में आ जाएगा। और 4 पाई की वैल्यू हम लोग पुट कर दे 3.14, और 9 इंटू 10⁻9 है ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आता है। तो ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू। और जो एप्सिलॉन आया इसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब यहाँ से हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक कहते हैं इसे हिंदी में। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यहाँ से देखें कि आपको बताया गया कि एप्सिलॉन नॉट के की जगह, जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि एप्सिलॉन नॉट के की जगह एप्सिलॉन आ गया, मीन्स एप्सिलॉन इक्वल है एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से हम लोग के इक्वल टू कह सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से के को डिफ़ाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस मीन्स निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम रखने पर आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन आप इसकी लिख लेंगे, एक बार फिर से इंग्लिश में भी डिफाइन कर दें कि क्या होगा। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये था हमारा प्रीवियस टॉपिक। आइए करंट टॉपिक की बात करते हैं। करंट टॉपिक था हमारा कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ की क्या वैल्यू है, कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये देखें। सपोज़ करिए Q1 एंड Q2 टू चार्जेस है और ये सेम चार्जेस हैं। सेम का मतलब प्लस प्लस है और माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो सेम चार्जेस है। तो इनके पोजीशंस वेक्टर पढ़ा होगा आपने 11th में। इनके पोजीशन वेक्टर्स R1, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। मीन्स ओरिजिन से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है,
ओरिजिन से, इसे ही कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये r1 और r2 इसके पोजीशंस वेक्टर है। अब q1 पर जो फोर्स अप्लाई होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, q2 के अकॉर्डिंग होगा, है ना। q1 पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, रिपल्स का फोर्स लगेगा क्योंकि सेम चार्जेस है। तो q1 पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा और किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, 2 के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी q2 के अकॉर्डिंग। तो इसे F12 कहते हैं। ठीक, और इसी तरह F21 जो है वो सेकंड पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, रिपल्स फोर्स, फर्स्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए इसे F21 कहते हैं। ठीक, अब Q1 की पोजीशन वेक्टर Q2 के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे R21। मीन्स ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी, Q2 से Q1 की जो डिस्प्लेसमेंट है वो R21 हो गई। इसी तरह R12 जो है 1 से 2 तक की डिस्प्लेसमेंट जो है वो R12 हो गई। ठीक, और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो R ही है। ठीक, तो यहाँ R21 को हम लोग डिफाइन करते हैं, R21 यहाँ देख रहे हैं ये यूनिट वेक्टर है आपका, तो इससे R वेक्टर ऑफ R21 अपॉन R, ये मॉड ऑफ R होता है। मीन्स वेक्टर का मॉड फाइंड कर लिया जाए और उसको डिवाइड कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि क्या डिफाइंड होता है, मीन्स यूनिट वेक्टर डिफाइंड होता है। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। इसी तरह से R12 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। R12 को कहते हैं वेक्टर ऑफ R12 अपॉन मॉड ऑफ R, मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। अब इसी प्रोसीजर को हम लोग बाय रिटर्न लिख सकते हैं कि लेट्स Q1 एंड Q2 बी 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ द सेम साइन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस in vacuum, then the force Q2 due to Q1 is, means Q2 जो चार्जेस है उस पर जो फोर्स Q1 के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहा है उसे F21 कह रहे हैं हम लोग। तो F21 डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसके साथ में अब आ जाएगा, इतना तो हम लोग कूलाम फोर्स में पढ़े हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पर वेक्टर फॉर्म पढ़ना है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन भी शो करनी है हमको। वेक्टर है तो वेक्टर विदाउट डायरेक्शन नहीं होता, तो इस फोर्स की डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर रहे हैं। वहाँ कूलाम्स लॉ में हम लोग डायरेक्शन नहीं फाइंड करते थे, ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे। तो अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में इसकी हम लोग को डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन को शो करने के लिए इसके साथ हम लोग अटैच करेंगे R21। R21 क्या है आपको बताया हम लोगों ने कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q1, तो इसके साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 अटैच हो जाएगा। तो इसी तरह F12 फाइंड कर सकते हैं हम लोग, मीन्स फोर्स ऑन Q1 टू Q2, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसके साथ अटैच हो जाएगा R12। ये डायरेक्शन शो करता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए डायरेक्शन फोर्स की शो कर रहा है। अब सिंस R21 एंड R12 इज़ अपोजिट डायरेक्शन, फिगर में भी आपने देखा कि ये इस डायरेक्शन में है नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये ईस्ट डायरेक्शन में, और ये वेस्ट डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि R21 इक्वल टू माइनस R12, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। अब जब इनके यूनिट वेक्टर ही अपोजिट है तो इनके जो फोर्स हम लोगों ने फाइंड किए वो फोर्स भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। और फिगर से भी शो हो रहा है कि रिपल्स फोर्स है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये है वेक्टर फॉर्म के यूजेस।